नेक्स्ट है मेरे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास जो V है वो क्या होता है, इज इक्वल टू आई आर कैपिटल होता है। वहां पे हमारा जो R था वो क्या था, रेजिस्टेंस था। तो हमारे पास रेजिस्टेंस हमने पढ़ दिया था। रेजिस्टेंस क्या था, इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का फ्लो है उसके अपोज जो चीज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर हम कहते थे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कुछ मटेरियल का बहुत ज्यादा होता है और कुछ का बहुत कम होता है। तो वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो जितना मोटा वायर होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा। ये एरिया जितना ज्यादा होगा और जितना ज्यादा ये एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसीलिए हमारे पास जो बिजली की वायर्स है वो काफी मोटी लगाई होती है ताकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये कम होगी। तो हमारे पास इसीलिए मोटे वायर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो सके और चार्ज वो आसानी से फ्लो हो सके। चार्ज आसानी से फ्लो हो सके और चार्ज जितना आसानी से फ्लो होगा उतना ज्यादा करंट होगा। फिर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि हमारा जो वायर है वो जितना ज्यादा लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब आपको चार्ज है वो 2 किलोमीटर तक लेके जाना है या 10 किलोमीटर तक लेके जाना है, तो अगर आप 10 किलोमीटर तक लेके जाओगे तो उसके रास्ते में ज्यादा पोजीशन आएगी, यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जितना लंबा हमारे पास वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। फिर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, यानी कि मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। तो ये हटाने के लिए मुझे फिर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो लगता है रो। ये मेरे पास क्या होता है, रो होता है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये हमारे पास हर एक मटेरियल की स्पेसिफिक क्या होती है, एक रेजिस्टेंस होता है। कि हमारे पास लकड़ी है, आयरन है, स्टील है, तो हर मटेरियल का जो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यानी कि किसी भी मटेरियल का हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस। अगर हमें क्या करना है, अगर मैं लेंथ को 1 पुट कर दूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी 1 पुट कर दूं तो ये 1/1 हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रो के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास रो है वो R के बराबर कब होगा, जब उस कंडक्टर की लेंथ भी 1 यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो। तो हम ये लिख सकते हैं, द रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर whose length is 1 unit and area of cross section is also 1 unit। यानी कि ऐसे मटेरियल का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो, तो हम उसका रेजिस्टेंस क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो नई चीज नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम क्या होता है कि जब हमारे किसी सर्किट के अंदर, आपको पता है कि जब हमारे सिस्टम के अंदर कोई एक रेजिस्टेंस होता है तो आपको उसकी वैल्यू पता होती है। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम के अंदर था, एक रेजिस्टेंस था R, इसकी वैल्यू आपको क्या होगी, पता होगी। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उसको नापते हैं ओम में। रेजिस्टेंस का क्या है, यूनिट है ओम। जैसे हम क्या करते हैं, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि अगर आपके पास V वोल्टेज लगा रखी है और इसकी वजह से इस सर्किट के अंदर क्या है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कि हमारे पास V था IR, ये था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V डिवाइड में I, ये निकल के आएगी। तो R की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी जब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। लेकिन जब हमारे पास एक की बजाय यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, 2 रेजिस्टेंस हो जाए, 2 रेजिस्टेंस हो गए। ये R1 मान लेते हैं, ये R2। अब ये जो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये किस प्रकार से अटैच हो सकते हैं, तो इनको सिस्टम में लगाने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यानी कि हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस को आप क्या करोगे, सीरीज में जोड़ोगे, और दूसरा हमारे पास है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि दोनों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कैसे जोड़ोगे। अब सीरीज में कैसे जोड़ते हैं और पैरेलल में कैसे जोड़ते
जोड़ते हैं और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा और पैरेलल में कितना आएगा वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज की। तो सबसे पहले हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ते कैसे हैं। तो सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस इस प्रकार से जुड़ते हैं कि द वन एंड ऑफ द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस। जब आप रेजिस्टेंस के एक एंड को किसी दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड के साथ जोड़ दोगे तो यानी कि आप क्या करोगे कि लॉन्ग चेन बना दोगे, तो वो हमारे रेजिस्टेंस क्या होंगे, सीरीज के अंदर जुड़ जाएंगे। वो क्या होंगे, सीरीज के अंदर, यानी कि इस प्रकार से आपके पास क्या होंगे, रेजिस्टेंस जुड़ेंगे। तो ये हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये R1 है, R1 और R2 की वैल्यू कुछ अलग अलग होगी, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों को जोड़ने से जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा। तो हमारे पास जब भी सीरीज के कॉम्बिनेशन में होता है तो सीरीज में आपको रेजिस्टेंस अलजेब्रिकली क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा सीरीज के अंदर वो R1 प्लस में R2 होगा। वो क्या होगा, R1 प्लस में R2। अगर मान लेते हैं ये 3 ओम का था और ये 4 ओम का था, तो अगर मैं ये पूछूं कि टोटल सिस्टम के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, तो टोटल कितना है रेजिस्टेंस, 3 प्लस में 4 7 ओम। यानी कि जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है तो रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, अलजेब्रिकली डायरेक्ट ऐड होते हैं। अब ये डायरेक्ट ऐड क्या होते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे V वोल्टेज है। अब V वोल्टेज यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, आपको पता है यहाँ पे जितनी वोल्टेज है, मान लेते हैं 5 वोल्ट की है तो यहाँ पे 5 वोल्ट होगा और यहाँ से 5 वोल्ट होता 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 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। यानी कि यहाँ से गया और पोटेंशियल कम होता चला गया, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल कम हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल कम हुआ है, ऐसे कम होता गया। तो मान लेते हैं इसके अंदर पोटेंशियल कम हुआ है V1 और इसके अंदर पोटेंशियल कम हुआ है V2, ठीक है। तो यहां से मेरे पास I करंट तो जा रहा था, करंट तो दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज में जितने चार्ज इसमें से निकलेंगे उतने चार्ज इसमें से निकलेंगे, तो चार्ज तो कहीं बटा ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास करंट तो सेम रहेगा। फिर हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं, V1 की वैल्यू कितनी होती है, V1 की IR, यहाँ पे I कितना है, करंट है, लेकिन R कितना है यहाँ पे, R1, ठीक है। उसी प्रकार से V2 निकालूं तो I करंट तो दोनों में सेम है लेकिन R क्या है, R2 है। अब V1 और V2 दोनों, यानी कि V1 है इसके अंदर कितना पोटेंशियल कम हुआ और V2 है इसके अंदर कितना पोटेंशियल कम हुआ, और आपको पता है जो दोनों में पोटेंशियल कम हुआ है वो किसके बराबर था, बैटरी के बराबर ही था, यानी कि V है वो किसके बराबर है, V1 प्लस में V2 के बराबर है। तो यहां से वैल्यू पुट कर दो, V को क्या लिख सकता हूं मैं, IR, V1 को क्या लिख सकता हूं, I R1 और V2 को क्या लिख सकता हूं, I R2। यहां से I कॉमन आ जाएगा, यहां से I दोनों में से कॉमन आ गया और ये I यहाँ पे है तो I से कट जाएगा, R कितना आ गया, R1 प्लस में R2। यही मैं पहले बता रहा था कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, दोनों का अलजेब्रिक सम। तो ये तो था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों तो फिर हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास जब हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो उसको जोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ये होता है कि जब आप दो रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स को क्या करोगे, बैटरी से कनेक्ट करोगे। अब इस रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका ये एंड यहाँ पे जाके बैटरी से जुड़ रहा है, ये वाला यहाँ पे जाके बैटरी से जुड़ रहा है। ऊपर वाले रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये भी यहाँ से जाके बैटरी के और ये भी यहाँ पे बैटरी के साथ। यानी कि जब रेजिस्टेंस आपस में चेन ना बनाए बल्कि क्या बनाए कि गुच्छा, झुंड सा बनाए जिसके क्या हो, सारे के सारे एंड्स बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो, तब हम कहेंगे कि जो हमारा कॉम्बिनेशन क्या है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपके पास यहाँ पे वोल्टेज क्या थी, V थी, अब आपके पास यहां से V आ रही है और इतने एरिया में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, इसके अलावा तो कहीं पे भी नहीं आएगा। यानी कि यहाँ से V गई, यहाँ से जितना कम हुआ वो कम होके वापस यहाँ पे 0 आ गई, यानी कि सारा का सारा पोटेंशियल कहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। यानी कि मेरे पास इसके अंदर पूरा पोटेंशियल कम हो रहा है। अब यहाँ से करंट जा रहा था I, अब आपको पता है यहाँ पे करंट पहुंचेगा I, लेकिन यहाँ से बाद में करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आधे चार्ज इस तरफ जा सकते हैं, आधे चार्ज इस तरफ जा सकते हैं, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। अब चार्ज डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब करंट भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं इसके अंदर करंट जा रहा है I1 और इसके अंदर करंट जा रहा है I2, ठीक है। फिर आप क्या निकालोगे, यहां से वैल्यू निकालोगे हमारे करंट की।
तो आपको पता है कि करंट हमारा क्या होता है, अभी हमने इस्तेमाल था कि V = IR होता है, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी आएगी, VR इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि V/R। तो यहां से I1 की वैल्यू निकालो, तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, V तो सेम ही है, R क्या आ जाएगा यहाँ पे R1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास I2 की वैल्यू कितनी आएगी, V, क्योंकि V तो दोनों में सेम ही हो रहा है, और R की जगह क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि जो हमारा I1 है और I1 और I2 दोनों मिलके तो I बना रहे हैं, क्योंकि इसी से डिवाइड हुए थे, यानी कि मेरे पास जो I1 है प्लस में I2 है वो दोनों क्या है, I के बराबर है, दोनों का सम I के बराबर है। अब आप क्या करोगे, पुट कर दो, I1 की कितनी थी, V/R1 प्लस में I2 की कितनी थी, V/R2, और I की वैल्यू कितनी थी, V/R। अब इसमें से V कॉमन ले लो, इसमें से V पड़ा है तो यहां से V कॉमन आ जाएगा तो V कट जाएगा, बचेगा क्या, मेरे पास 1/R1 प्लस में 1/R2 = 1/R। ये आ रहा है ना, ये रहा 1/R, 1 प्लस में R1 और 1 प्लस में 1/R। ये जब हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उसके अंदर हमारा पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसका रेसिप्रोकल जो अलग अलग रेजिस्टेंस है उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। अगर आपके पास ये 4 ओम था, ये 3 ओम था, तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो आएगा 1/R, 1/3 प्लस में 1/4। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब हमारे पास क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा 1/R, ठीक है। अब इसको आप उल्टा करोगे R की वैल्यू के लिए तो आपको ये आंसर है, इसको उल्टा कर दो तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब आप किसी वायर में से, किसी मेटल के टुकड़े में से लगातार करंट पास करवाते हो, आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर लगातार करंट पास करवा रहे हो, तो जो इस मेटल के यानी कि वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, उसके साथ टकराएंगे, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो उसको अपोज कर रहा है, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी। क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगी, हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी, जिसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। द हीट produced in the conductor when continuous current is flowing through the circuit या wire। तो आपने ये देखा होगा कि हमारे पास गर्मियों में क्या करना पड़ता है, लाइट कई बार ऑफ करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, जो वायर्स है उनके अंदर लगातार करंट जब पास होगा तो वो गर्म हो जाती है, और गर्मी है तो गर्मी में और जल्दी गर्म हो जाएंगे, तो और गर्म होने की वजह से वो हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से वायर के अंदर या किसी और के अंदर नुकसान होने का खतरा होता है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजें यूज करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब आप किसी वायर में से या किसी भी कंडक्टर में से लगातार करंट पास करवाते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है, तो वो हीट हमारे पास क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। अब वो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट प्रोड्यूस होगी कितनी, हीट को हम लिखते हैं X से, ठीक है। तो वो हीट होगी कितनी, तो वो हीट होती है V इंटू में I इंटू में T, ये हमारे पास क्या होगी, हीट होगी, यानी कि V इंटू में I ये होती है पावर, इसको बोलते हैं पावर ऑफ द सर्किट, कि हमारे पास इतना करंट या इतनी वोल्टेज पास हो रही है, इतनी पावर हो रही है, और T होता है टाइम, कि इतने टाइम के लिए पास हो रही है। अब यहां से आप देखोगे तो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, क्योंकि करंट जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा होगी, पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा टाइम तक फ्लो करवाओगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तुम्हारे पास जो हीट है वो करंट, वोल्टेज और टाइम तीनों की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितने देर तक आप करंट पास करवाओगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा करंट पास करवाओगे उतनी ज्यादा हीट होगी, और जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाओगे उतनी ज्यादा हीट होगी। तो ये था आपके पास हीटिंग इफेक्ट। फिर आपके पास जो हीटिंग इफेक्ट है ये कहां पे देखने को मिलता है, यानी कि प्रैक्टिकली हमारे पास हीटिंग इफेक्ट कहां पे होता है। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में हीटर लगाते हैं, हीटर के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक वायर नहीं होता इस प्रकार से, हीटर में एक वायर होता है इस प्रकार से, उसमें जब करंट पास करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है,
गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से। यानी कि उस वायर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो क्या करता है, करंट को ज्यादा पास होने नहीं देता, और ज्यादा पास नहीं होने देगा तो वो सारा का सारा किसमें प्रोड्यूस कर देगा? हीट के अंदर प्रोड्यूस कर देगा। यानी कि हमारे जो घरों में हीटर होते हैं, जो जनरली सर्दियों में लगाते हैं, उसके अंदर हमारा हीटिंग इफेक्ट शो होता है। जो आपके पास आयरन होती है, यानी कि आप प्रेस करते हो कपड़ों को, कपड़ों में जो प्रेस करते हैं तो उसका जो नीचे वाला फ्लैट हिस्सा होता है वो भी गर्म होता है, तो वो भी क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट शो करता है। जब आप उसमें से करंट पास करवाते हो तो वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव ओवन होता है, जैसे हमारे पास केटली होती है, जो इलेक्ट्रिक केटली आ रही है आजकल चाय वगैरह बनाने के लिए, उसमें भी क्या होता है कि जैसे ही आप करंट पास करवाओगे तो वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, और हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी तो आप उस हीट को यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है पावर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर। तो हमारे पास जो पावर है, पावर होती क्या है? अब किसी भी सर्किट के अंदर एक तो पोटेंशियल होगा और एक हमारे पास करंट होगा, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पोटेंशियल इनटू में करंट, दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और पावर का एक्चुअली मीनिंग क्या होगा कि हमें पता है कि हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है कि हमने चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कितना वर्क डन किया, ठीक है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास एक्चुअल में आएगा क्या कि मुझे ये पता चल जाएगा कि एक यूनिट चार्ज को फ्लो करवाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। द वर्क डन टू कैरी अ 1 यूनिट चार्ज इन अ सर्किट फॉर अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो पावर है वो सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाने के लिए, एक यूनिट चार्ज को फ्लो करवाने के लिए एक यूनिट टाइम में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। और पावर होता है मेरे पास V/2 में, और पावर को हम मेजर करते हैं वॉट के अंदर, ठीक है। तो आपके घरों में भी जो हमारे पास बिजली आती है उसके अंदर भी कुछ पावर होती है। तो हमारे घरों में जो लगभग हमारी जो पोटेंशियल आती है वो आती है 220 वोल्ट। आपके घर में जो हमारे पास जनरली लाइट आती है वो होती है 220 वोल्ट की, और जो करंट होता है वो होता है 0.5 एम्पियर का। वो क्या होता है? 0.5 एम्पियर का करंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा? करंट भी बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो आप जैसे जैसे 220 की जगह आप क्या करोगे? 400 करोगे, 1000 करोगे, 5000 करोगे, 11000 करोगे, 32000 करोगे, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास कई बार बिजली की बड़ी लाइन होती है, हम बोलते हैं कि वो 11000 वोल्ट की है। अब 11000 वोल्ट की यानी कि पोटेंशियल 11000 वोल्ट है, और उसका करंट है वो भी क्या होगा? काफी ज्यादा होगा, यानी कि उसके अंदर काफी ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि उसकी पावर भी ज्यादा होगी, क्योंकि पावर क्या है? V × I है। तो जितना V ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पावर होगी, जितना I ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पावर होगी। यानी कि हमारे पास जो पावर है वो होती है पोटेंशियल इनटू में I। तो ये था हमारे पास हीटिंग इफेक्ट एंड पावर ऑफ द सर्किट।